हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खूब अच्छे से होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। आज हम लोग क्लास 10th यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फोर्स, उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड इसलिए क्योंकि पार्ट फर्स्ट हम आपके बीच में पहले ला चुके हैं और उम्मीद करता हूँ वो पार्ट 1 आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस चैप्टर के फर्दर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे, आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर एक तो कपल के बारे में डिस्कस करेंगे। कपल के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कपल को हम कैलकुलेट किस तरीके से करें, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ कपल। आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या है, तो उसकी जो कंडीशंस है हम वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ हम आज कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं हम कपल से। कपल क्या होता है, देखिए अभी हम पिछली वीडियो की अगर बात करें, जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो अभी नहीं देखा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर के पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि पहले पार्ट में जिस चीज को हमने डिस्कस किया है उसका नाम है टॉर्क। और टॉर्क को ही थोड़ा सा अगले लेवल पर अगर लेके जाएं तो उसे हम कपल कह देते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन मान ले तो हम उसे क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। तो टॉर्क अगर आपको नहीं पता है तो आप पार्ट 1 एक बार पहले देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कपल की। देखिए कपल नाम से क्लियर है कि हम किसी चीज के पेयर की बात करते हैं। कपल का मतलब ही होता है पेयर। यहां पर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फोर्स, तो हम किसके पेयर की बात करेंगे, यहां पर हम फोर्स के पेयर की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम, यहां पर हम फोर्स के पेयर की बात करेंगे। देखिए अब कपल क्यों पढ़ना है मैं आपको थोड़ा ये भी समझा देता हूं। देखिए हमने टॉर्क में जब आपको समझाया था तो हमने कहा था कि जब हम किसी बॉडी को एक पॉइंट पर फिक्स करके और दूसरे वाले पॉइंट पर इस तरीके से परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी उस फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग रोटेट करने लगती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बॉडीज एक एंड पर ना फिक्स होकर के कहीं बीच में फिक्स होती हैं इस तरीके से। अब अगर इस वाली बॉडी को रोटेट कराना है तो फिर यहां पर टॉर्क हमारी हेल्प नहीं कर सकता। रीजन इज बीइंग क्योंकि टॉर्क में केवल एक ही फोर्स हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी जो कि मिडिल में फिक्स हो गई है, इस जगह पर फिक्स्ड है, इसमें अगर आपको इस तरीके से रोटेशन प्रोवाइड करना है बेटा, तो सिंगल फोर्स अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में आपको बॉडी के ऊपर कपल अप्लाई करना होगा। तो कपल की क्या डेफिनेशन है, आइए एक बार हम कपल की डेफिनेशन देखते हैं। तो कपल की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कंडीशन में लिख रहा हूं, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या कहलाता है, कपल कहलाता है। लेकिन वो कब कपल कहलाएगा ये बहुत जरूरी है मेंशन करना। ठीक है, तो उसको हम मेंशन कर रहे हैं, नॉट एक्टिंग along the same line। अब जरा मैं इस बात को क्लियर कर दूं बेटा कि ये मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखा है। ठीक है, देखिए क्या है कि पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा, बहुत सी क्लियर है कि हम इसे कपल कहते हैं, है ना। अच्छा, अब हमने ये क्यों कहा कि नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, द रीजन इज बीइंग बेटा क्योंकि अगर हम इक्वल एक ही लाइन में दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के अपोजिट लगा देंगे तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हेंस क्या होगा, बॉडी का स्टेट नहीं चेंज होगा। मींस बॉडी अगर रेस्ट पर है तो मोशन में नहीं आएगी और मोशन में है तो रेस्ट पर भी नहीं आने वाली। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के लाइन में ना लग रहे हों। ठीक है, तो अगर ये लाइन में नहीं लगेंगे तो क्या बेनिफिट देंगे, तो हमने लिखा था पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, are called couple। कब, when they provide, and they provide लिखेंगे इसको इस तरीके से, and they provide the rotation। ठीक है, वो क्या करते हैं, बॉडी में रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। कब, जब वो एक लाइन में नहीं लग रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज कीजिए ये आपके पास एक ब्लॉक है। अब अगर इस ब्लॉक में आप क्या करते हैं, इस ब्लॉक पर अगर आप एक फोर्स यहां से ऊपर लगाते हैं और एक फोर्स यहां से नीचे लगाते हैं तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका बॉडी
मूव नहीं करेगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को शिफ्ट कर लेते हैं। एक को इस एंड पर लेके आते हैं, दूसरे को इस वाले एंड पर ले आते हैं। तो अभी आप क्या देखेंगे, और मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पर फिक्स हो गई है, तो अभी आप क्या देखेंगे कि ये बॉडी अपने फिक्स पॉइंट के अलोंग रोटेट करेगी जस्ट लाइक दैट। या पॉइंट दिख रहे हैं, ये डस्टर देख रहे हैं, तो डस्टर पे क्या हो रहा है कि मैं एक फोर्स यहाँ से ऊपर, एक फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ, तो ये डस्टर इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो कपल क्या करता है, कपल क्या है, कपल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हिच प्रोवाइड्स रोटेशन, जो रोटेशन प्रोवाइड करता है बॉडी में। अब मन में डाउट ये आता है कि सर रोटेशन तो टॉर्क भी कर सकता था, लेकिन फिर अगर टॉर्क हमारे पास था तो कपल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए बेटा क्या होता है, मैंने अभी पहले भी रिपीट किया है कि अगर बॉडी एक पॉइंट पर फिक्स है तब तो बॉडी को रोटेट करने के लिए आपको टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, यानी आप सिंगल फोर्स अप्लाई करके भी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी कहीं ऐसी कंडीशन में आ गई जहां पर वो बीच में फिक्स है, हम घर में टैप ऑन करते हैं ना अपना, तो टैप क्या होता है, इस तरीके से बीच में फिक्स रहता है। अब इसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप केवल इसके एक एंड पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा आपको। एक एंड पे फोर्स अप्लाई करने का मतलब मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहीं पर केवल फोर्स लगाएं तो आप जरा कभी ट्राई करके देखें इस चीज को, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, मतलब आपको एफर्ट ज्यादा अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि मैं इसके दोनों एंड्स पर, एक एंड से उधर पुश करूं और एक एंड से इधर पुश करूं, एक से उधर पुश करूं एक से इधर, तो ये थोड़ा इजीली ओपन हो जाएगा। यानी काम दोनों ने वही किया, दोनों में फोर्स अप्लाई करना पड़ा, लेकिन एक में हमें क्या करना पड़ा, दो फोर्स अप्लाई करने पड़े, वो भी इक्वल अमाउंट के और अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि टॉर्क में हमें सिंगल फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो क्या करता है, कपल जो है ये भी रोटेशन प्रोवाइड करता है, टॉर्क जो है वो भी रोटेशन प्रोवाइड करता है। टॉर्क जो है ना वो सिंगल पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करने से भी रोटेशन दे सकता है, लेकिन कपल में सिंगल पॉइंट पर फोर्स अप्लाई नहीं, आप दो पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि अगर हम कपल को समझ गए, तो कपल अगर हम समझ गए तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाया ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, और इसे कैलकुलेट करने का मतलब हमें कपल को कैलकुलेट करना है। तो कपल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका नाम क्या देते हैं बेटा, उसका नाम होता है मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल। एक नाम और भी याद आ रहा होगा आपको, अभी इसी से मिलता जुलता एक नाम और भी याद आ रहा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हमने टॉर्क भी कहा था। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल जब बेटा आपको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए कपल में कितने फोर्सेस होते हैं, दो फोर्स होते हैं। कौन कौन से, F1 और F2। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो टॉर्क वाला फॉर्मूला था ना बेटा, उसको ही हम यहां अप्लाई करेंगे, यानी जो फॉर्मूला टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हो वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स। कौन सा फोर्स, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, कोई भी एक ले लीजिए आप, ठीक है ना, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई सा एक फोर्स ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। यहां एग्जांपल देखिए, एक फोर्स यहां F1 आप ऊपर लगा रहे हैं, एक फोर्स आप F2 नीचे लगा रहे हैं। ठीक है, आपको बॉडी में क्या करना है, रोटेशन जनरेट करना है। तो आप रोटेशन जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां लिखेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ये जरूर मेंशन कर देंगे आप कि डिस्टेंस किसके बीच का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ले लीजिए, तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ कपल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है ना, टॉर्क भी ऐसे ही निकाला था हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां पर मोमेंट ऑफ कपल भी हम ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अब आपके मन में, मैं जानता हूं एक डाउट बहुत कॉमन आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो हमें ये कैसे समझ में आएगा कि यहां पर हम मोमेंट ऑफ कपल निकालें या टॉर्क निकालें। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन में दो फोर्स डिस्कस किए गए हैं, दोनों फोर्सेस को इक्वल अपोजिट बताया गया है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपको मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, यानी वो जो क्वेश्चन है वो कपल से रिलेट करता है। लेकिन अगर वो यही कहते हैं कि केवल एक फोर्स बॉडी के एक पॉइंट पर अप्लाई करके रोटेशन जनरेट किया गया, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर टॉर्क अप्लाई किया गया। चलिए इसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब इसका फॉर्मूला टॉर्क वाला ही है तो इसकी यूनिट भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। यूनिट, फोर्स को कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन से, और डिस्टेंस है तो कैसे,
मीटर से। तो न्यूटन इंटू मीटर ये हमारे मोमेंट ऑफ कपल का क्या कंडीशन आ गया, इसकी एसआई यूनिट आ गई। अगर आप इसको सीजीएस में लेना चाहते हैं तो न्यूटन किस में मेजर करेंगे, डाइन में, और मीटर को सेंटीमीटर में, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास एसआई सिस्टम चल रहा है तो अभी हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम बहुत नॉर्मल टॉपिक है। क्या होता है इक्विलिब्रियम में, आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन तब सुनी होगी जब आप किसी चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही है, जब हम किसी बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं तो उस बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऐसे फोर्सेस लगाते हैं जो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हों, और कहां पर लग रहे हो, सेम लाइन पर लग रहे हो। अभी हमने सेम लाइन की बात की थी ना, जब हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, हमने क्या कहा था, अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अलोंग एक ही लाइन में लग जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट बेटा ये होगा कि बॉडी में कोई चेंज नहीं आने वाला। इसका मतलब बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में, यानी पहले भी रेस्ट पर थी, फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पर है, या पहले भी मोशन में थी और फोर्स अप्लाई करने के बाद भी किस में है, वो मोशन में ही है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस produces no change in state of rest or motion of the body, then the body is said to be in state of equilibrium। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है। क्या कहा गया, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, बेटा कोई जरूरी नहीं होता कि दो ही फोर्स लगे, कितने भी फोर्स लग सकते हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल एन से दिखा सकते हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। प्रोड्यूसेस नो चेंज in the state of rest or state of motion, then the body is said to be in state of equilibrium। चलिए देखिए अभी हम क्या देखते हैं। देखो इक्विलिब्रियम के लिए जो नेसेसरी कुछ कंडीशंस हैं, उनमें से मैं एक कंडीशन पहले बेटा मेंशन कर चुका हूं, मैं फिर आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बॉडी है, आपने एक फोर्स इस तरफ अप्लाई किया और उतना ही फोर्स उधर से इस तरफ अप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही, क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल अपोजिट लग रहे हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा ठीक है, उसने जो कि n नंबर ऑफ फोर्सेस कहा है, तो मैं आपका डाउट दूर करने के लिए कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। एक फोर्स यहां लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। लीजिए ये n नंबर ऑफ फोर्सेस हो गए ना। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा आप इन दोनों फोर्सेस को ध्यान से देखिए, ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है ना, और एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा, इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा अब इसको देखिए, ये देखिए, ये दोनों फोर्सेस भी सेम लाइन में हो गए, इक्वल अपोजिट हैं, तो क्या करेंगे, बॉडी को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा इसको देखिए, ये दोनों फोर्सेस भी कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो जरा मुझे बताइए कि इस पूरी बॉडी पर नेट फोर्स एक्चुअली कितना लगा, कुछ भी नहीं लगा ना। अगर इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं इफेक्टिवली, तो क्या बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी, बिल्कुल नहीं चेंज करने वाली। इसका मतलब बॉडी जिस स्टेट में पहले थी, सपोज कीजिए कि ये रेस्ट में थी, तो वहां पर क्या होगा, ये n नंबर ऑफ फोर्सेस लगाने के बाद भी बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, कोई चेंज इसमें नहीं आने वाला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, ऐसा बेटा इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी आपने फोर्सेस लगाए वो सारे फोर्सेस कैसे थे, एक दूसरे के इक्वल थे, अपोजिट थे, और सबसे बड़ी बात कि वो एक ही लाइन में थे। अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती तो डेफिनेटली बॉडी में कोई ना कोई मोशन होता। चलिए आइए एग्जांपल इसी के बगल में और देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज कीजिए एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक ये लगा, और एक ये लग गया, और एक ये लग गया। अब जरा ध्यान से सुनो, ये फोर्सेस कैसे हैं, एक दूसरे की लाइन में है ना, क्या करेंगे, इक्वल अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, डेफिनेटली कर देंगे, कोई डाउट ही नहीं। अच्छा यहां देखिए, ये देखें आप, ये दोनों फोर्सेस भी एक लाइन में आ गए, इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन
इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, वो कहीं और अप्लाई हो रहा है, वो कहीं और अप्लाई हो रहा है। दीज टू फोर्सेस आर नॉट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इनका कुछ इंपैक्ट बॉडी पर पड़ेगा, और इंपैक्ट पता है क्या होगा, ये बॉडी इस तरीके से घूमना शुरू कर देगी, यानी बॉडी पहले रेस्ट में थी और अब किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, तो सबसे नेसेसरी कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, शायद बुक्स में कहीं लिखा ना मिले आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे नेसेसरी कंडीशन बेटा इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि फोर्सेस, चाहे n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे, चाहे फाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस लगे, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस लगे, अगर आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो सबसे नेसेसरी कंडीशन बेटा ये है कि सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो। सबसे नेसेसरी है लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको ऑब्टेन नहीं होगी। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। अब एक और केस मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। चलिए इसको इरेज करके मैं थोड़ा एक और केस ले लेता हूं ताकि डाउट दूर हो जाए। आइए फिर एक और केस देखते हैं। सपोज कीजिए यहां से ऊपर एक फोर्स लगा, यहां से नीचे एक फोर्स लगा, ये देखिए फोर्स लग रहे हैं ना बहुत सारे। मैं n नंबर ऑफ फोर्सेस की बात हो रही है तो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। मैं थर्ड केस बता रहा हूं आपको। मैंने पहले वाले केस में क्या किया, पहले केस में आपको मैंने 3 फोर्स लगा के दिखाए, तीनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल अपोजिट थे, तो उन्होंने सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और नेट फोर्स बॉडी पर 0 हो गया। अच्छा, फिर मैंने दूसरा केस क्या लिया, मैंने दूसरे केसेस में भी 3 फोर्सेस लिए, 3 पेयर ऑफ फोर्स लिए। सॉरी, ये कहना ठीक होगा कि मैंने 3 पेयर ऑफ फोर्सेस लिए। तीनों पेयर ऑफ फोर्सेस में से 2 पेयर ऑफ फोर्सेस तो एक दूसरे के इक्वल अपोजिट थे, कैंसिल हो गए, लेकिन थर्ड वाला पेयर एक लाइन ऑफ एक्शन में नहीं था, उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ और था, उसका कुछ और था। तो हमने क्या देखा, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिला, बॉडी ने रोटेशन शो किया। नाउ वन मोर एग्जांपल देखिए, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है, उधर से 10 न्यूटन का फोर्स यहां लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है कि नहीं, आप देख सकते हैं इसको। अब यहां देखिए लाइन ऑफ एक्शन फिर सेम हो गया ना। अच्छा, इधर मान लीजिए 15 न्यूटन का फोर्स लगा, ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि सर ये दोनों फोर्सेस तो आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन अभी रुकिए थोड़ा सा और देखिए। सपोज कीजिए इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा, यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इनका लाइन ऑफ एक्शन देखो सेम हो गया। अब आप पहले 2 एग्जाम्पल ही अगर समझते तो आप शायद यहां कंफ्यूज हो जाते। पहले 2 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर सारे फोर्सेस एक लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे हों और वो इक्वल अपोजिट हो तो बॉडी का कोई स्टेट चेंज नहीं होता, यही कहा गया था। अब यहां देखिए, अगर हम तीसरी कंडीशन को नेसेसरी ना माने तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए यहां पर तीनों फोर्सेस एक लाइन ऑफ एक्शन में तो है ना, लेकिन जरा मुझे बताइए कि क्या ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी या इसका स्टेट चेंज होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हैं, तो क्या होगा कि इफेक्टिव फोर्स कितना बचा। अभी 15 न्यूटन का फोर्स है जो कि किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटा। इन दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो 15 न्यूटन का फोर्स अभी भी बचता है जो कि इफेक्टिव है, और वो क्या करेगा, वो बॉडी को अपनी डायरेक्शन में मोशन करा देगा, यानी बॉडी को लीनियर मोशन करना शुरू करना पड़ेगा। इससे पिछले केस में क्या था, रोटेशनल मोशन हो रहा था ना, क्योंकि फोर्स तो इक्वल थे लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं था। अच्छा, अभी क्या है, फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है लेकिन अमाउंट इक्वल नहीं है। अमाउंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, दे विल मूव लीनियरली। लेकिन अगर आप यही समझें दूसरे केस में कि दोनों का फोर्स तो इक्वल हो लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो 2 केस समझिएगा, अगर फोर्सेस का अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो बॉडी में रोटेशन होगा। अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है लेकिन अमाउंट इक्वल नहीं है तो जो अमाउंट जाता है बॉडी उस डायरेक्शन में लीनियरली मूव करना शुरू कर देगी। तो ये यहां पर हमने इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस देखी हैं। अब चलते हैं आगे, इनके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है बेटा, 2 टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। 2 ही चीजें तो हो सकती है ना, इस पूरे यूनिवर्स में कितनी कंडीशंस है बॉडी के स्टेट की, 2 कंडीशन है। पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट आप पिक करके देखें, या तो वो मोशन करेगी और या वो रेस्ट पर होगी, कोई थर्ड कंडीशन आप नहीं ला सकते, है ही नहीं तो आप लाएंगे कहां से। यूनिवर्सल चीज है कि या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या बॉडी मोशन में होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए भी यही 2 कंडीशन यूनिवर्सल कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या तो बॉडी मोशन में होगी। तो रेस्ट और मोशन नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी के 2 स्टेट होते हैं,
क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जरा इन दोनों को फटाफट एक बार समझ लेते हैं कि इनका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें लिखना आना चाहिए। आप 10th क्लास में हैं और लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम आप देंगे, तो देखिए लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है जो हम 10th क्लास के बच्चों को देते हैं। लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। जितना एक्सप्लेन आप करेंगे उतना ज्यादा टीचर को समझ में आएगा, आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 लाइन का आंसर 50 लाइन में लेके चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं का मेरा मतलब ये है कि आप अपने डेफिनेशन में कीवर्ड्स को जरूर यूज करें। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें ये कीवर्ड था, है ना, और क्या था, ठीक है, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एक्चुअल मोशन, ये सब क्या है, ये डेफिनेशन के कीवर्ड्स होते हैं। ओके चलिए, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में आप समझ ही गए हैं कि भैया अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस लगाने के बाद भी बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं है बेटा, तो आप कह देंगे सर बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ फोर्सेस लगा दिए, उसके बाद भी बॉडी का स्टेट नहीं चेंज हुआ। स्टेट नहीं चेंज हुआ में आप ये देखेंगे कि पहले किस स्टेट में था, पहले रेस्ट में था, अभी भी फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में है, इसका मतलब बॉडी किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ओके चलिए अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए कोई बॉडी लगातार मूव कर रहा है और आप उस पर बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, उसके बाद भी आप क्या देखते हैं कि बॉडी को आप रोक नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस आपने लगाए वो सारे एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होके कैंसिल आउट हो गए और बॉडी पर नेट फोर्स 0 रहा, इसलिए बॉडी किस में रही, डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलती रही। ठीक है, तो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम इस प्रकार के 2 इसके टाइप्स होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अब हम यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए जो 2 नेसेसरी कंडीशंस हैं वो आपको लिख करके यहां पर दिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए इक्विलिब्रियम लीजिए। अब तो चलिए ये हमारे पास बेटा कंडीशंस हैं किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। 2 कंडीशंस हैं, आइए डिस्कस करते हैं एक करके। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। अभी हमने समझाया ना आपको कि जब किसी बॉडी पर लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का क्या होगा, इंपैक्ट 0 होगा, तो फिर क्या होगा, इंपैक्ट 0 होने का मतलब क्या होता है कि बॉडी किस में रहेगी, बॉडी अपनी ही कंडीशन में रहेगी जिसमें वो थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने वहां सम की तो बात नहीं की थी ना, यहाँ रिजल्टेंट की बेटा बात होगी। अब रिजल्टेंट का क्या मतलब है, देखिए क्या होता है बेटा कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे होते हैं, ये देखिए ना, देख रहे हैं आप, ये इसको F1 कहा, इसको हमने F2 कहा, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है लेकिन अपोजिट है। तो बेटा क्या होगा कि अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 F2 कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इसमें से एक को क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस लेना पड़ेगा। अच्छा अब मैंने आपको कहा कि ठीक है इनका रिजल्टेंट निकालो, क्या कहा इसने, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, इनका रिजल्टेंट निकालो। अच्छा चलो देखो रिजल्टेंट निकालते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, देखो जब भी रिजल्टेंट निकालने की बात आती है तो या तो आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ ऐड करेंगे। रिजल्टेंट का मतलब सबको ऐड कर लेना है। अच्छा ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसको धरना होगा, ये माइनस अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचा ना, वही तो कह रहा है वो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। जितने भी फोर्सेस लग रहे हो सबका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, सम 0 होने का मतलब है कि बॉडी पर कोई फोर्स एक्सटर्नल लगा ही नहीं, इसलिए बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, द अलजेब्रिक सम। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं बेटा, अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है। देखिए क्या होता है बेटा, चूंकि हम 10th क्लास में हैं, हमें वेक्टर क्वांटिटीज भी पढ़ाई गई हैं, हमें स्केलर क्वांटिटीज भी पढ़ाई गई हैं, तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सम के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली जैसे हम मैथ्स में एडिशन करते हैं बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैथ्स में जो एडिशन करते हैं उसे सम कहते हैं। लेकिन जब हम अलजेब्रा सीखते हैं तो अलजेब्रा में हम x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, तो बेटा वो क्या कर रहे हैं, हम अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हैं, उसे अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो एक सम हो गया अलजेब्रिक, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा बेटा होता है वेक्टर सम। क्या होता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम में क्या करना होता है, देखिए आप जब अलजेब्रिक सम करते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं ऐड करते, ना होती भी नहीं है।
ठीक है। लेकिन वेक्टर सम क्या होता है? वेक्टर सम में बेटा आप मैग्नीट्यूड तो ऐड करते ही करते हैं, साथ साथ आप डायरेक्शन भी देखते हैं कि डायरेक्शन रिजल्टेंट क्या रहेगी। मैं आपको समझा दूं एक मिनट। सपोज कीजिए ये एक बॉडी है, उस पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा होगा? अब जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी बांध के इधर से भी खींचो, इधर से भी खींचो, तो बॉडी कहां जाएगी? इधर जाएगी, यानी ये क्या है? वो उसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम यहाँ अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं। किसके अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, यहाँ मोमेंट्स की बात कर ली गई बेटा। मोमेंट समझ गए ना? मोमेंट ऑफ फोर्सेज का मतलब यहाँ किससे? यहाँ टॉर्क तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे लग रहे हैं? दो फोर्स लगेंगे बॉडी पर, एन नंबर ऑफ फोर्स हो गया ना। तो कौन सा मोमेंट की बात हो रही है? यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सारे फोर्सेस का सम वहां पर भी कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जब दोनों के दोनों का सम जीरो होगा। अच्छा, इसको जरा और ध्यान से देखो। अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन कहा गया है। देखिए क्या होता है, अगर ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है और यहां पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम कैसा हो गया? जीरो हो गया, तो बॉडी क्या करेगा? रोटेट नहीं करेगा। यानी कि ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये वाली, ये हम समझ सकते हैं कि लीनियर मोशन की कंडीशन है। जब बॉडी लीनियरली मूव करना चाहे या लीनियर मूव ना करना चाहे, रेस्ट पर रहे, तो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए। और जब बॉडी रोटेट कर रही थी या रोटेट करवाना चाहते हैं, तब के लिए ये कंडीशन है कि अगर आप रोटेशन पॉइंट पर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी जो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं उनका जीरो कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? बॉडी तब भी रेस्ट पर ही रहने वाली है। ओके, चलिए, तो ये है हमारा आज का ये टॉपिक। अब आज के लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है? मूवमेंट्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, वो जो हमने सेकंड पॉइंट अभी पढ़ा ना, उसी को इलेबोरेशन यहां पर किया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट is always equal to the anti-clockwise movement. Anti-clockwise movement, ठीक है। बहुत सिंपल सा, इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। क्या लिखेंगे? सॉरी, सब यहाँ पर सम नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे लिख दीजिए क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज, बल्कि ऐसा करिए इसको सम लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? तो आप बेटा, आप लोगों को हमने मोमेंट ऑफ फोर्स में बताया था कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो दो टाइप का मोशन करा सकता है, रोटेशन करा सकता है। वो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। जो क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने कैसा लिया था? ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया था, इसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर किया गया था। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। आज के वीडियो में हम ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल हम यहाँ पर मोमेंट्स जितने भी थे, चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स रहा हो, चाहे मोमेंट ऑफ कपल रहा हो, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स रहा हो, चाहे इक्विलिब्रियम कंडीशन रही हो, इनको हमने भी फिलहाल कंप्लीट किया है। तो आप लोग इस पूरे लेक्चर में जो चीजें भी आपको बताई गई, इनसे कोई टॉपिक इसमें कोई आपको कंफ्यूजन दे रहा है, कोई चीज नहीं क्लियर हुई, तो आप हमें कमेंट करके उस डाउट्स के बारे में पूछ सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम इस पूरे के पूरे जितने भी हमने यहाँ टॉपिक पढ़े पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में, आज इनसे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसे हम करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत नेसेसरी कंडीशन में है, तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल पे बहुत फोकस करना होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।